और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसमें एक बार फिर से कैसे विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि एक के बाद एक सामने आ रही है। इस बार 85 विमानों को लेकर के ये धमकी दी गई है। देश भर में फिर से कैसे विमान जिनको लेकर धमकी मिलने का ये जो सिलसिला है ये अभी भी जारी है। इसके पहले भी हमने देखा था कैसे लगातार एयरलाइंस को उड़ाने का, एरोप्लेन्स को उड़ाने की धमकी मिल रही थी। एयर इंडिया की 20 विमानों को बम की धमकी मिली है, तो वहीं इसमें विस्तारा की फ्लाइट्स भी शामिल हैं। ये जानकारी जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की 20 विमानों को बम की धमकी मिली है। सवाल ये है कि आखिर क्या डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जानना समझना ये होगा अनामिका की धमकियां कहां से रही हैं लगातार। और सवाल दरअसल यहाँ पर यह भी कि एयरलाइंस की जो 25 विमान उनको बम की धमकी मिली है, पिछले 15 दिनों में 300 से ज्यादा विमानों को धमकी दी जा चुकी है। और शायद यही वजह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विमानों में बार बार ऐसी धमकियां क्यों मिल रही हैं। आखिर कौन लोग हैं जो विमानों को टारगेट कर रहे हैं। अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हर बार चेकिंग होती है, इसके बाद कुछ नहीं मिलता है, घंटों की देरी होती है, जो पैसेंजर्स उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से देश के 85 विमानों को धमकी दी गई है, बम सुनाने की धमकी यहाँ पे दी गई है। हालांकि इसके पीछे कौन लोग हैं, लगातार यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच एयर इंडिया की 20 विमानों को धमकी दी गई है। कुल मिला के 85 विमान ऐसे जिनको उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लगातार ऐसी घटनाएं और ऐसी धमकियां क्यों। क्या विमान टारगेट पर है उन लोगों के जो लोग देश को दलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा दिल्ली में किस तरीके से धमाका हुआ। दिल्ली में धमाके के बाद जिस तरीके से विमानों को लगातार धमकी मिल रही है, इसी कड़ी में आज एक बार फिर से 85 विमान ऐसे जिनको धमकी दी गई है। देश भर में 85 विमानों को धमकी दी गई है। आकाशा एयरलाइंस की 25 फ्लाइट्स इसमें शामिल हैं। एयर इंडिया की 20 विमानों को धमकी दी गई है। विस्तारा की 20 विमानों को धमकी दी गई है। और इस तरह से अगर इन तमाम एयरलाइंस को देखें हम, तो 85 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको धमकी दी गई है। सीधे रुक करते सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है सब पहली बार नहीं है, लेकिन बार बार धमकियां मिलना और धमकियां देना सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो पैसेंजर्स है वो आराम से अपने घर पहुंचे, जो ट्रैवल है वो आरामदायक हो। ऐसी धमकियां बार बार। आज बिल्कुल देखिए, 4 अलग अलग एयरलाइंस की तकरीबन 85 ऐसी फ्लाइट्स है जिनको अभी थ्रेट एक तरीके से मैसेज जो है मिला है। ये अलग अलग राज्यों से उड़ने वाली फ्लाइट्स है, इसमें कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बताई जा रही हैं। लेकिन लगातार पिछले एक हफ्ते की बात कर लीजिए तो ये थ्रेट का सिलसिला जारी है, या यूं कह लीजिए एक हफ्ते से पहले का। लेकिन बीते एक हफ्ते में ये थ्रेट का सिलसिला इस कदर है कि तकरीबन 200 से भी ज्यादा ऐसी फ्लाइट्स है जिनको थ्रेट मिल चुका है। लेकिन आज जो फ्रेश जो थ्रेट्स मिले हैं उसमें 85 फ्लाइट्स जो है वो बताई जा रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सवाल का जवाब एजेंसीज के पास नहीं है इसके पीछे कौन है। लेकिन आज के जब हम थ्रेट की बात कर रहे हैं तो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो थ्रेट मैसेजेस है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भेजा गया है। साथ ही इन जो 4 कंपनियों की फ्लाइट है जिसमें एयर इंडिया, विस्तारा, आकाशा भी शामिल है, इनके ऑफिशियल हैंडल पर भी इस तरीके के थ्रेट मैसेजेस भेजे गए हैं। इसके अंदर कंटेंट अलग अलग लिखा हुआ है। कंटेंट में लिखा हुआ है कि सभी लोगों की जान जो है वो चली जाएगी। एक कुछ जगहों पर टाइम का भी जिक्र किया गया है कि शाम को 5 बजे के आसपास जो एक बड़ा धमाका होगा। तो इसी तरीके के थ्रेट मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। हालांकि इन जो एक तरीके से 85 फ्लाइट्स है इनकी डिटेल्स अब एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज दी गई है। जो फ्लाइट अभी जहां पर है उसको एक तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि वो फ्लाइट अभी बोर्ड हुई या नहीं हुई, वो कहीं वो गेटवे पे तो नहीं खड़ी हुई। तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर अभी जांच की जा रही है। लेकिन एजेंसीज का साफ तौर पर कहना है कि अभी उनकी पहली प्रेफरेंस है कि जो थ्रेट मिले हैं इसको ग्राउंड पर काउंटर करना है। क्योंकि एयरलाइंस का एक बिल्कुल क्लियर रूल है कि अगर इस तरीके का थ्रेट आता है तो उसको आप डिनायल नहीं कर सकते। उनका पूरा एसओपी है, उस एसओपी को फॉलो करना होगा। हालांकि एजेंसीज का कहना है कि कहां से ये भेजे गए हैं ये भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अभी जतिन, हर धमकी के साथ बहुत नुकसान भी होता है। हर धमकी के साथ एयरलाइंस को नुकसान होता है, करोड़ों रुपए का। पैसेंजर्स जो होते हैं उनकी बहुत सारी जरूरी कामकाज होते हैं, घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसको लेकर सरकार को क्या अगला स्टेप उठाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह कि धमकियां आ किस सोर्स के जरिए रही हैं, ईमेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, यह भी जांच का विषय है।
आज बिल्कुल देखिए, एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो किसी एक फ्लाइट को अगर धमकी मिलती है तो तकरीबन 5 घंटे का इसमें पूरा एसओपी होता है, उसको पालन करना होता है, जिसमें फायर की टीम शामिल है, एटीसी के जो लोग हैं उसमें शामिल होते हैं। फ्लाइट को एक तरीके से अलग रनवे पे खड़ा कर दिया जाता है, पूरे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है और कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी करना पड़ता है। तो इससे एयरलाइंस को तो जितना नुकसान है, जतिन बिल्कुल आपसे आगे भी इस खबर पर अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनावों की। उत्तर प्रदेश उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान पहले समझ लिया, उसके बाद बीएसपी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 7 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। तो एक तरह से कहें कि ये समीकरण इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर लगभग अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। बीजेपी ने आज 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और अब बीएसपी भी इन चुनावों में किस तरह से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश उन उम्मीदवारों के जरिए कर रही है जिसके नामों का ऐलान आज किया गया है। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है उसमें किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और एक तरह से कहूं कि ये समीकरण दिलचस्प होने वाले हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, बताइए कौन सा इस बार फॉर्मूला लगाया है, बीएसपी ने उपचुनावों में उतारा गया है अपने उम्मीदवारों को? बिल्कुल, देखिए बीएसपी के सामने रास्ता भी नहीं था, चूंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी के पास सिर्फ एक विधायक बचा है। उमा शंकर सिंह नाम का एक विधायक 403 विधायकों में। सोचिए, एमएलसी 0, राज्यसभा 0, लोकसभा इस बार हाथ नहीं लगा, तो इनके पास रास्ता नहीं था। इसलिए मायावती ने बड़े दिन के बाद, यानी बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ा करती है, लेकिन इस बार बड़े दिन चूंकि ऑप्शन नहीं था, हर जगह इनको नाकामयाबी ही मिली है। ऐसे में उपचुनाव में बीएसपी ने अकेले लड़ने का मन बनाया है। अकेले पहले घोषित कर दिया वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आज बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों की, यानी कि 9 सीटों पर चुनाव होना है अभी, और 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से 6 हिंदू समाज से हैं, 2 इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेटों को भी उतारा है। तो ऐसे में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने बैनर तले सभी सीटें घोषित कर रही है, 2 का और दावा है, वो भी क्लियर हो जाएगी, सीट आ जाएगी। इधर बीजेपी अपने झंडे पर चुनाव लड़ रही है। भले एनडीए गठबंधन क्यों ना कहा जाए, लेकिन बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी के साथ साथ जो लड़ाई हुई चुनाव की उत्तर प्रदेश में वो त्रिकोणीय हो चली, और शायद यही वजह कि जो चुनाव दिलचस्प चले। लेकिन इस बीच बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दरअसल है कि इस बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की मुखिया की ओर से साफ साफ ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहां पर है कि बीजेपी ने अब तक तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और अब बीएसपी भी इस पूरे मुकाबले में उतर गई है। क्या कुछ कह रहा है सियासी गुड़ागर्द यूपी का, रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में सज गया उपचुनाव का रण। भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान, सपा ने अकेले ही ठोकी ताल। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की जंग रोचक हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने जीत के लिए अपनी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जहां समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी को भी योगी सरकार के कामकाज पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। एक तरफ भाजपा गठबंधन जिसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। लोकसभा चुनावों के परिणामों में इंडिया गठबंधन बढ़त में दिखाई दिया, पर आगामी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की जनता किसे पसंद कर रही है। उपचुनावों के लिए तकरीबन सभी सीटों पर तस्वीर साफ होती जा रही है। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि सपा ने पहले ही अधिकतर सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बीजेपी की जारी लिस्ट के मुताबिक करहल सीट पर बीजेपी के अनुजेश यादव और सपा के तेज प्रताप यादव के बीच मुकाबला होगा, जबकि कुंदर की सीट पर बीजेपी के रामवीर ठाकुर और सपा के हाजी रिजवान आमने सामने हैं। कठेरी सीट पर बीजेपी के धर्मराज निषाद और सपा ने शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा फूलपुर पर बीजेपी के दीपक पटेल और सपा के मुजत्तबा सिद्दीकी के बीच मुकाबला है। मझवा सीट पर बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है।
इनका मुकाबला सपा की ज्योति बिंद से होगा। वहीं बीजेपी ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा और खैर सुरक्षित सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। इन दोनों सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी का दावा है कि सभी 9 सीटों पर उसके ही उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। घर घर जाकर हम लोग हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसने लोगों का मिलेगा। इन 9 सीटों में सपा मुखिया अखिलेश यादव की खाली की हुई सीट करहल भी शामिल है। करहल पर बीजेपी और एसपी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने इस सीट से मुलायम सिंह के दामाद अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव सपा सांसद और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, जबकि अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेजप्रताप यादव को सपा का टिकट दिया है। मतलब यहाँ मुकाबला सैफई परिवार के बेटे और दामाद के बीच होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी और सपा आमने सामने आ चुकी है, तो वहीं सीटों के बंटवारे के लिए सपा और कांग्रेस में भी रस्साकशी चल रही थी। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सपा ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। सपा ने ऐलान किया है कि इंडी गठबंधन के सभी उम्मीदवार उसके चुनाव निशान साइकिल पर ही मैदान में उतरेंगे। हालांकि कांग्रेस को अभी भी समाजवादी पार्टी से उम्मीद कायम है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्वमलसी हैं दीपक सिंह। दीपक जी, आप ये बताइए, क्या कांग्रेस वाकई में डर गई? उसको अपने जीत पर विश्वास नहीं था? जो 5 सीट मांगते मांगते 0 पर आ गई। अखिलेश यादव ने कल रात में ट्वीट करके यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी के ही झंडे पर सभी सीटों पर चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोकतंत्र संविधान की हत्या को लेकर डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इंडिया गठबंधन की बात की और इंडिया गठबंधन को जिताने की बात की। हमारे नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा कहता है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश और लोकतंत्र को बचाना है। उपचुनाव के नतीजों से यूपी में बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है। फिर भी जीत के लिए दोनों दलों ने अपनी सारी की सारी ताकत झोंक दी है। विधानसभा उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।